सो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवा IAS एस्पिरेंट पर। दोस्तों, हम लोग दृष्टि IAS की ज्योग्राफी की क्विक बुक में से इंडियन ज्योग्राफी कर रहे थे। उसमें भी चैप्टर हम लोग कर रहे थे, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम था भारत के भू आकृतिक संरचना। हम लोग भू आकृतिक संरचना या फिर कह सकते हैं पर्वत, पठार, मैदान, जो भी उच्चावच हैं उनके बारे में जानकारी ले रहे थे। तो आज के उसी के क्रम में उस चैप्टर का आज ये लास्ट वीडियो है। पीछे के वीडियो हमने चैनल पे डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग उसको देख लीजिए और अच्छे से उनको कवर कर लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं पठार, तटीय मैदान और द्वीप, यानी कि आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और आपका ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन भी कई बार बनते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप ये बुक बाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी इसको बाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम लोग प्लेटू जो है मैप पे देख लेते हैं, क्योंकि बुक में सीधा थ्योरी लिखी हुई है तो उससे थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक पेज जो है अपनी तरफ से ऐड किया है आप लोगों को मैप के दिखाने के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं मध्य भारत में से। तो आपको देखिए यहाँ पे पड़ेगी ये अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है, और ये मालवा का पठार, ये बुंदेलखंड का पठार वाला इलाका, ये विंध्याचल श्रेणी पड़ेगी, ये सतपुड़ा श्रेणी पड़ेगी। आगे हम चलिए ये पढ़ेंगे, ये हो जाएगी सतमाला श्रेणी, और इधर आपका मैकाल पर्वत पड़ेगा, इधर बघेलखंड का पठार पड़ेगा, छोटा नागपुर का पठार, हजारीबाग का पठार, और इधर राजमहल की पहाड़ियाँ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इधर मिलेगा महादेव की पहाड़ियाँ, इधर अजंता पर्वत श्रेणी यहाँ पे मिलेंगी नीचे, और इधर मिलेगा आपको दंडका रण का पठार। ठीक है, ये हो गए सारे पठार। एक बार फिर से मैं आपको पठार दिखा देता हूँ, या फिर पहले मैं पर्वत दिखा देता हूँ। अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, और इधर आगे आप देखोगे तो ये महादेव है, ठीक है, इधर सतमाला है, ये नीचे अजंता है। ठीक है, इधर अब पठार की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, हजारीबाग का पठार, और नीचे है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, आगे यहाँ पे देखोगे तो सबसे लास्ट में मिलेगी आपको राजमहल की पहाड़ियाँ। ठीक है, अब नीचे थोड़ा सा देख लेते हैं। नीचे अगर देखोगे तो ये हो गया आपका अजंता, ये हो गया सतमाला, इसके नीचे बालाघाट और हरिश्चंद्र, यहाँ महाबलेश्वरम आपको जो है श्रेणी मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया बस्तर का पठार, और भी नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे तेलंगाना का पठार मिल जाएगा, ये तेलंगाना का पठार। इसको हम लोग एक बार फिर से बीच में देख लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो। हम थोड़ा सा यहाँ पे और बात कर लें कि यहाँ पे देखिए ये जो इधर है इसे हम लोग पश्चिमी घाट बोलेंगे, और इधर जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इनको पूर्वी घाट बोलेंगे। ठीक है, और ये जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे मिलेगी, इस बिंदु को आप देख सकते हैं यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ बोलेंगे। ठीक है, अभी और भी आगे पढ़ेंगे। अगर मैं गुजरात में आपको कुछ दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे कच्छ का प्रायद्वीप है, और यहाँ पे काठियावाड़ का प्रायद्वीप है, यहाँ पे गिर पहाड़ियाँ, मांडो हिल्स भी मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये हो गया एक शॉर्ट में इसका रिवीजन। कभी अगर आप कहेंगे तो मैं एक ही वीडियो में पूरा इंडिया का मैप समझा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर द्वीप आपको दिखाना चाहूँ तो चलिए द्वीप दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं लक्षद्वीप, ये इधर हो जाएगा साइड में। ठीक है, नीचे आपको मिनिकॉय यहाँ पे मिल जाएगा, और इधर जो है दूसरे साइड में इंडिया के ये आपको अंडमान और निकोबार, यहाँ पे अंडमान और निकोबार मिल जाएगा, और बाकी के द्वीप जो है आप देख पाएंगे अगले वीडियो आगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में बात की गई है यहाँ पे। तो कह रहा है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है कौन से आकार का है, तो त्रिभुजाकार के आकार का है, जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी व दिल्ली, पूर्व में राजमहल पहाड़ियों, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में इलायची कार्डेमम पहाड़ियाँ, और पूर्व में शिलांग एवं कार्बी एनालॉग का पठार है। चलिए मैं एक बार फिर से आपको मैप पे दिखा देता हूँ जिससे कि समझ में आ जाए। नीलगिरी पहाड़ियों के नीचे भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगी कार्डेमम की पहाड़ियाँ, दक्षिणी सीमा इसकी ये मिलेगी। अगर हम लोग पश्चिमी सीमा की बात करेंगे तो ये देखिए गिर पहाड़ियाँ, यहाँ पे ये गिर पहाड़ियाँ हैं, और अगर पूर्वी सीमा की बात करोगे तो ये राजमहल पहाड़ियाँ यहाँ पर, और अगर भी आगे जाओगे तो यहाँ भी आपका पठार नीचे मिलेगा। पठार जो है ये जाता है कहाँ पे, शिलांग के पठार तक, ये पूरा हिस्सा है।
तो आप अगर बात करेंगे तो लगभग ये त्रिभुजाकार इस आकार का मिलेगा। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो ये लगभग इस तरह से मिलेगा, इतना हिस्सा हमको पढ़ना है, ठीक है। जो भी यहाँ भी ऐसे आएगा, ठीक है। ये अरावली पर्वत श्रेणी हो जाएगी और सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। कह रहा है यह गोंडवाना के टूटने एवं उसके उत्तर दिशा में प्रवाह के कारण बना था। मैंने आपको बताया था कि गोंडवाना क्या था, जब जो पैंजिया नाम का जो हमारा एक भूस्थलखंड था वो टूटा, तो दो भाग में टूटा था, गोंडवाना और ऊपर लारेंसिया। तो उसमें से जो नीचे का हिस्सा था गोंडवाना, उससे टूटकर ये जो हिस्सा अपने देश वाला था ऊपर की ओर चला। अतः यह प्राचीनतम भूभाग पैंजिया का एक हिस्सा है जो पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। आगे कह रहा है सामान्यतः प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है, यानी कि अगर देखोगे तो पश्चिम की ओर ऊंचाई ज़्यादा है और पूर्व की ओर कम ऊंचाई है, ठीक है। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियों का बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर है। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है, यानी कि अगर प्रायद्वीपीय पठार ऐसे है, मान लो ये है तो चौकोर नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर भी इस तरह से अगर है, या फिर आपको बना के दिखाई देते हैं, इस तरह से अगर है, ठीक है। तो इसकी जो है इसकी ढाल किधर है, उत्तर पूर्व, इस तरफ की ओर ढाल है, ऐसी ढाल है, ठीक है, इधर की ओर। जो सोन, चंबल और दामोदर नदियों के प्रवाह से स्पष्ट है। दक्षिणी भाग में इसका ढाल पश्चिम की ओर है। अगर दक्षिण में इस इलाके में देखोगे तो इसका ढाल इधर की ओर है, ठीक है। अच्छा, पश्चिम से पूर्व की ओर है, सॉरी, पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी नदियों के प्रवाह से स्पष्ट होता है। यानी कि अगर आप देखोगे तो इसका प्रवाह जो है इधर देखोगे तो इस तरह है, ऊपर की तरफ अगर उत्तर में देखोगे तो इस तरह से है, दक्षिण में देखोगे तो इस तरह से है। यानी कि ये हो गया नॉर्थ ईस्ट की तरफ और ये हो गया वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, ठीक है। आगे कह रहा है प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ अपवाद हैं क्योंकि इनके बहने की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। यानी कि जो ताप्ती और नर्मदा नदियाँ हैं ये पूर्व की ओर ना जाके पश्चिम की ओर जाती हैं। प्रायद्वीपीय पठारों को पठारों का पठार कहा जाता है, यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है ये कई पठारों से मिलकर बना है। केंद्रीय उच्च भूमि, ये केंद्रीय उच्च भूमि आपको मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार वाले इलाके में मिलेगा। उत्तर पूर्वी का पठार ये जो शिलांग का पठार मेघालय की तरफ मिलेगा। पूर्वी पठार इसमें आपको देखने को मिलेगा ये जो हिस्सा छोटा नागपुर का पठार वाला हिस्सा था, और दक्कन का पठार देखने को मिलेगा। चलिए गुजरात में कुछ पहाड़ियां हैं उनके बारे में बात की गई। कच्छ की पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी और गिर पहाड़ी। इसका मैंने मैप नहीं ऐड किया है, अगर आप लोग मैप पढ़ना चाहेंगे तो बता देना कि मैं इसका मैप जो है अलग से ऐड कर दूंगा। चलिए अब यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में बात की जाएगी। तो कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली रिज से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालमपुर तक लगभग 800 किलोमीटर तक है। या प्राचीनतम मोड़दार, तो याद रखना ये प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है जो राजस्थान बांगर को केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करता है, ठीक है। यानी कि जैसे राजस्थान है तो ऐसे ऐसे अरावली पर्वत श्रेणी है, इधर केंद्रीय उच्च भूमि है और इधर क्या है बांगर क्षेत्र है राजस्थान का, ठीक है। कह रहा है कि इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अरावली की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है, ठीक है। कब बना ये भी याद रखना, प्री कैम्ब्रियन काल में, ठीक है। आगे कह रहा है अरावली संरचना पश्चिमी भारत का मुख्य जल विभाजक है जो राजस्थान मैदान के अपवाद क्षेत्र को गंगा के मैदान के अपवाद क्षेत्र से अलग करती है। जल विभाजक क्या होता है, एक ऐसी भौगोलिक इकाई है जो पानी का भंडारण करती है एवं छोड़ती है, ठीक है, इसी को बोलते हैं जल विभाजक। लूनी नदी इस पर्वत से निकलने वाली राजस्थान के मैदान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है जो राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। क्योंकि ये किसी भी समुद्र में नहीं मिलती है, ये स्थलखंड में ही, कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है, तभी इसे क्या बोलेंगे, अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र वाली नदी, ठीक है। आगे कह रहा है अरावली से निकलने वाली सुकरी और जवाई नदियाँ लूनी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। आगे कह रहा है अरावली पर्वतमाला पश्चिम भारत की एक मुख्य जलवायु विभाजक भी है जो पूरब की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा, यानी कि इसके पूर्व में अधिक वर्षा होती है, वाले क्षेत्र को पश्चिम के शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश से अलग करती है। कह रहा उत्तर पश्चिम भारत में यह खनिज क्षेत्र है, संसाधन मतलब खनिज के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक, चूना पत्थर के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वत श्रेणी के जो सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर है जो माउंट आबू पे स्थित है, ठीक है। इसी आबू पहाड़ी में जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल दिलवाड़ा का जैन मंदिर
प्रसिद्ध है, जबकि अन्य शिखर इसके कौन सी, कुंभलगढ़। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात किया जा रहा है यहाँ पे मेवाड़ के पठार की। कहा कि मेवाड़ के पठार का विस्तार राजस्थान व मध्य प्रदेश में है। आपको मैंने इसका मैप दिखा दिया है। मेवाड़ का पठार अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करने वाली संरचना है। कह रहा मेवाड़ के पठार का विस्तार राजस्थान व मध्य प्रदेश में है। मेवाड़ का पठार अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करता है। यानी कि जैसे कि ये हो गई अरावली श्रेणी, ये हो गया मालवा पठार, तो इस बीच के हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, मेवाड़ का पठार बोलेंगे। ठीक है। यह अरावली पर्वत से निकलने वाली बनास नदी के अपवाह क्षेत्र में आता है। बनास नदी चंबल की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अगर पूछा जाए कि बनास नदी कौन से पठार में महत्वपूर्ण नदी है, तो मेवाड़ के पठार में। आगे बात किया जाएगा मालवा के पठार की। मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को मालवा का पठार कहा जाता है। तो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। मालवा पठार को राजस्थान में हड़ौती का पठार भी कहते हैं। इसका विस्तार दक्षिण में विंध्य संरचना, उत्तर में ग्वालियर पहाड़ी क्षेत्र, पूर्व में बुंदेलखंड व बघेलखंड तथा पश्चिम में मेवाड़ का पठार है। ठीक है, तो याद रखेंगे। जैसे ये हो गया मालवा का पठार मान लीजिए। ठीक है, तो इसके दक्षिण में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा विंध्य। उत्तर में क्या मिलेगा, ग्वालियर मिलेगा, ग्वालियर पहाड़ी श्रेणी मिलेगी। आगे पूर्व में बुंदेलखंड और बघेलखंड आपको देखने का मिलेगा। पश्चिम में मेवाड़ का पठार देखने को मिलेगा। आगे करा यहाँ बेसाल्ट चट्टान के अपक्षरण यानी कि विदरिंग के कारण काली मृदा का विकास हुआ है। इसलिए मालवा पठार क्षेत्र कपास की कृषि के लिए उपयोगी। जहाँ भी बेसाल्ट चट्टान का अपक्षरण होगा, विदरिंग होगी, काली मृदा बनेगी। और काली मृदा क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये भी समझिए कि ये चिपचिपी हो जाती है। आगे हम मृदाओं में पढ़ेंगे इसको, लेकिन जहाँ भी काली मृदा मिलेगी वहाँ पे कपास की कृषि बहुत अच्छी होगी। कह रहा है कि चंबल, नर्मदा, तापी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। चंबल नदी घाटी भारत में अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित होती है, जिसे बीहड़ या उत्खात भूमि कहते हैं। ये क्या करती है, जो चंबल नदी है अवनलिका अपर्दन करती है। ठीक है, यानी कि अवनलिका आप नाम से देख सकते हैं, नलिका के रूप में इसका अपर्दन होता है, जिसके कारण बीहड़ या फिर उत्खात भूमि बन जाती है। आप फोटो में देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कटाव करती है, जिसके कारण अवनलिका रूप से बहुत बड़े गहरे गहरे जो है जगह बन जाती है, बीहड़ क्षेत्र बन जाता है। कौन सी नदी से, चंबल नदी से। आगे है बुंदेलखंड का पठार। चलिए बुंदेलखंड के पठार के बारे में। इसका विस्तार ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में है। ठीक है, तो अगर आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो इसको याद रखना है, बुंदेलखंड का पठार जो है उत्तर प्रदेश में भी मिलता है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 7 जिले जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा आते हैं, तथा मध्य प्रदेश के 8 जिले दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर और विदिशा आदि। अगर आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें से आपको याद रखना है जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा। वहीं अगर आप मध्य प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश वाले याद रखने। आगे कह रहा है यहाँ की ग्रेनाइट व नीच चट्टानी संरचना में अपक्षय व अपर्दन की क्रिया होने के कारण लाल मृदा का विकास हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, लाल मृदा का विकास हुआ है। बुंदेलखंड के पठार में यमुना की सहायक नदी चंबल के द्वारा बने महाखड्डों को उत्खात भूमि का प्रदेश कहा जाता है। वही जो बीहड़ क्षेत्र था उसी को। बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा प्रभावित होने के कारण केंद्रीय उच्च भूमि का आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा क्षेत्र है। बुंदेलखंड क्या है कि एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ बारिश वगैरह कम होती है, इसी कारण ये क्या है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, केंद्रीय उच्च भूमि का ही भाग है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बुंदेलखंड का पठार क्षेत्र केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है। ठीक है, तो जो बघेलखंड का पठार है ये क्या करता है, केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है। ठीक है, ये हो गई बात। तो आगे है विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी के बारे में बात करेंगे कि विंध्य श्रेणी में क्या क्या पढ़ना है। इसका विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा छत्तीसगढ़ तक है। इसे गुजरात में जोबट हिल, बिहार में कैमूर हिल के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी जो विंध्यन पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है। यानी कि अगर बात किया जाए कि ये विंध्यन पर्वत है और ये सतपुड़ा पर्वत है, तो इसके बीच में कौन सी नदी बहती है, तो ये बहती है नर्मदा नदी। विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी जो विंध्यन पर्वत को सतपुड़ा से अलग करती है। विंध्यन श्रेणी कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है, जिसमें विंध्याचल, कैमूर तथा पारसनाथ की पहाड़ियाँ फेमस हैं। पारसनाथ हिल को आप लोग जो है हिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, जब आप जैनिज्म पढ़ते होंगे तब। लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की चट्टान से निर्मित इस संरचना में धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव है, परंतु भवन निर्माण के पदार्थों की दृष्टि से इसका महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान है, क्योंकि
ये ना बलुआ पत्थर से बनी हुई है और इसका जो है काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। यह पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक भी है, क्योंकि यह गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। आगे बात किया जाएगा सतपुड़ा श्रेणी की। यह भारत के मध्य भाग में स्थित है, जिसका विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है। कह रहा है कि यह पश्चिम में से इस तरह से देखते हैं, यह पश्चिम से पूर्व की ओर अगर जाओगे तो राजपीपलिया का पहाड़ ये आपको मिलेगा बॉर्डर के आसपास किसके गुजरात और मध्य प्रदेश के। महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी, ये सारी के सारे कहाँ मिलेंगे आपको? मध्य प्रदेश में। इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। यानी कि समझिए बात ये है कि ये जैसे है, ये टोटल ये क्या है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये इस तरह से बना गई, कई पार्ट में मिलके बना, तो इसको टोटल को हम लोग क्या बोलेंगे, जो है पूरा का पूरा एक सतपुड़ा। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है कि मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। कुछ अन्य स्रोतों से इसकी कई अन्य ऊंचाइयां भी दी हुई हैं। अमरकंटक से ही नर्मदा व सोन नदी का उद्गम होता है। यह एक ब्लॉक पर्वत है जिसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा और तापी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। तो छत्तीसगढ़ बेसिन, महानदी बेसिन, दंडकरण का पठार। ठीक है, ये बात याद रखनी आपको थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटे नागपुर के पठार को हम लोग भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, इसमें मिलेगा क्या क्या? कार्बन मिलेगा, फेरस मिलेगा और यूरेनियम मिलेगा। फेरस मतलब लोहा। ठीक है, इसका विस्तार मुख्यतः झारखंड में है। इसके अलावा दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला और उड़ीसा का उत्तरी क्षेत्र भी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के में आता है। कह रहा है कि इस पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, उत्तर में हजारीबाग का पठार तथा दक्षिण में रांची का पठार, इन तीनों संरचनाओं को संयुक्त रूप से छोटा नागपुर के पठार में शामिल किया जाता है। दामोदर नदी रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है। यह छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी है। अगर पूछा जाए छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो दामोदर नदी है। ये क्या करती है? रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है। जो रांची का पठार और हजारीबाग का पठार है, ठीक है, ये जो है दो पठार है, किसमें कह सकते हो कि ये दोनों छोटा नागपुर पठार के ही भाग हैं। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हजारीबाग की चोटी पारसनाथ हिल छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। यह जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। रांची का पठार से निकलने वाली स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। रांची के समीप इस नदी पर हुंडरू जलप्रपात जो है बनाया गया है। कौन सी नदी पे? स्वर्ण रेखा नदी पे। ठीक है, जो कि रांची के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित उच्च स्थलाकृति या द्वीप रूपी स्थलाकृति को पाटभूमि कहते हैं। भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से पाट क्षेत्र एक उत्थित भूखंड का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन। इसमें क्या है? छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा राज्यों में है, जिसका निर्माण अवतलन या धसाव की प्रक्रिया द्वारा हुआ है। छत्तीसगढ़ बेसिन छोटा नागपुर के रांची के पठार को दंडकारण्य पठार से अलग करता है। ठीक है, तथा स्वयं महानदी के द्वारा छोटा नागपुर पठार के रांची पठार से अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर महानदी तथा उसकी सहायक नदियाँ शिवनाथ, हसदो, मांड, इब आदि प्रवाहित होती हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन में गोंडवाना क्रम की संरचना पाई जाती है, जिसके कारण ही यहाँ कोयला भंडार की प्रचुर उपलब्धता है। ठीक है, अगर आप देखोगे दंडकारण्य का पठार की बात किया जाएगा तो इसके दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो कालाहांडी का पठार, दूसरा दंडकारण्य या फिर बस्तर का पठार। जो कालाहांडी का पठार मिलेगा ये उड़ीसा क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना तक है। अतः यह भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह अत्यंत ही उबड़ खाबड़ एवं अनुपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती का उद्गम इसी क्षेत्र यानी कि दंडकारण्य के पठार से होता है। भारत में टिन धातु
छत्तीसगढ़ से जो मिलती है, दंडकारण्य पठार में स्थित बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए इसकी कुछ महत्वपूर्ण, जो कि दंडकारण्य पठार की महत्वपूर्ण चोटियां हैं उनके बारे में अगर बात किया जाए, प्रमुख पहाड़ी और चोटियों के, तो बटेश्वर पहाड़ी आपको बिहार में देखने को मिलेगी। बिलारी हिल्स जो आपको देखने को मिलेगी ये कर्नाटक में देखने को मिलेगी, और चिन्ह पहाड़ी आपको मणिपुर में, और धोसी पहाड़ी जो है हरियाणा में देखने को मिलेगी। ये कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ थी। ठीक है, आगे है उत्तर पूर्वी पठार के बारे में जानकारी। यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेघालय का पठार दिया हुआ है, चलिए समझते हैं मेघालय के पठार के बारे में। उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार छोटा नागपुर का पठार का ही पूर्वी भाग है। यानी कि अगर देखा जाए कि जो मेघालय का पठार है ये क्या है, हमारे प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, जो राजमहल, गारो गैप अथवा मालदा गैप से अलग होता है। एक्चुअली हुआ क्या, जैसे ये हिस्सा है अपना ये, ठीक है, ये यहाँ तो आ जाता है अपना बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ तक तो पूरा का पूरा प्रायद्वीप था, यहाँ पे है मेघालय का पठार। ये ना अंदर से इस तरह से जुड़ा हुआ है, किस तरह से जुड़ा हुआ है दिखा दे रहा हूँ, इस तरह से ये जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर भर गई मिट्टी। तो अगर आप बांग्लादेश वाले स्थान को नीचे जाके देखोगे तो ये क्या है, जुड़ा हुआ है आपस में। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है, ये जो जिस गैप से अलग हुआ उसको क्या बोलेंगे, मालदा गैप या फिर राजमहल गारो गैप बोलेंगे। ठीक ना, राजमहल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इधर बॉर्डर पे जो है, इधर वाले बॉर्डर पे कौन सी आपको गारो हिल्स मिल रही थी, और इधर इधर राजमहल, ये वाली राजमहल थी, और इधर गारो। ठीक है, अगर है इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो खासी जयंतिया तथा मिकिर आदि पहाड़ियां अवस्थित है, जो प्राचीन चट्टानों से बनी है। गारो खासी जयंतिया इस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। आगे कह रहा है, खासी पर्वतीय क्षेत्र का कीप रूपी स्वरूप में अवस्थिति होने के कारण ही यहाँ की औसत वर्षा अधिक है। ठीक है, यही कारण है कि यहाँ पर खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित मासीनाम एवं चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे ना बादल किस तरह से कीप नुमा बने, जिसमें घुस जाते हैं लेकिन निकल नहीं पाते, फिर सिर्फ ऊंचाई में बढ़ते हैं, जिसके कारण बारिश ज़्यादा होती है। इसको हम लोग कहाँ पे कॉन्सेप्ट समझेंगे, जब हम जलवायु समझ रहे होंगे भारत की। यहाँ धारवाड़ संरचना से निर्मित शिलांग रेंज सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए इसे शिलांग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नोक्रेक, जो कि मेघालय में स्थित है। औसत से अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ लैटेराइड मिट्टी तथा सदाबहार वनों का विकास हुआ है। चलिए मालदा गैप या राजमहल गैप के बारे में बात कर ली जाए। इसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत के संचलन के दौरान धसाव की प्रक्रिया के कारण हुई। इसके द्वारा छोटा नागपुर का राजमहल पर्वत मेघालय के गारो पर्वत से अलग होता है, इसके कारण मालदा गैप के कारण, इसलिए इसे राजमहल गारो गैप कहते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में इसे मालदा गैप कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का मालदा गैप या राजमहल गैप में निक्षेपण से डेल्टाई भाग का निर्माण हुआ। इस डेल्टाई भाग में पीट मृदा की उपलब्धता के कारण मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है। इस क्षेत्र में पाया जाने वाला सुंदरवन भारत के सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, ये हो गया। आगे दक्कन का पठार पढ़ते हैं, 2 मिनट बाद जो है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार है, इस पठार का विस्तार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में हुआ है। ठीक है, अगर ये तापी नदी है, इसके त्रिभुजाकार नदी में इस तरह से हुआ है। ठीक है, ये तापी नदी हो गई, और ये जो है इसके नीचे दक्कन का पठार है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है, दक्कन ट्रैप, आंध्र का पठार और कर्नाटक का पठार। वैसे तो इन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, दक्कन ट्रैप का पढ़ लेते हैं, और इनको उतना ज़्यादा नहीं है, ऑप्शनल वाले में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए दक्कन ट्रैप के बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र की बेसाड़ चट्टान से निर्मित संरचना को होने के कारण, कह रहा है कि महाराष्ट्र में बेसाड़ चट्टान से निर्मित संरचना होने के कारण यहाँ काली मिट्टी का विकास हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र में कपास के उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसका विस्तार 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के कारण उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व में नागपुर तक फैला हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि इसी पठारी क्षेत्र से गोदावरी नदी अपवाहित होती। सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र इत्यादि पहाड़ियों का विस्तार भी इसी पठारी क्षेत्र में है। ठीक है, चलिए कर्नाटक के पठार के बारे में थोड़ी सी बातें कर लें। इसको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, बेंगलुरु का पठार और मैसूर का पठार। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को मलनाड कहते हैं। ठीक है, बाबा बुदन यहाँ का सबसे
ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है तथा मुल्यानगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। ऑक्सफोर्ड एटलस में कुद्रेमुख को बाबा बुदन की सबसे ऊंची चोटी के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है। आगे मलनाड से संलग्न भूमि में अपेक्षाकृत कम ऊंचे पठारी क्षेत्र को मैदान कहते हैं, जिसमें औसत से अधिक ऊंचे मैदानी क्षेत्र को बेंगलुरु का पठार एवं मैसूर का पठार के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में धारवाड़ संरचना का विकास होने के कारण पठारी क्षेत्र धात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मिलेगा क्या क्या? लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है किसके लिए? लौह अयस्क के भंडार के लिए। मैसूर के पठार में ही कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र है। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती तथा भीमा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। शरावती नदी पर भारत का महत्वपूर्ण जलप्रपात जैसे जोग जलप्रपात काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, या फिर गरसोप्पा जलप्रपात बनाया गया है, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात 455 मीटर है, जो कि शिमोगा जिले कर्नाटक में वराही नदी पर बनाया गया है। ठीक है। कुंचिकल किस पे है? वराही नदी पे है। और अगर गरसोप्पा की बात किया जाएगा या फिर जोग जलप्रपात की बात किया जाएगा तो ये किस पे है? शरावती नदी पे मिलता है आपको। आगे है आंध्र का पठार। आंध्र के पठार को हम लोग तेलंगाना का पठार और रायलसीमा का पठार में बांट सकते हैं। इनके दोनों के बीच से कृष्णा नदी जो है वो गुजरती है। ठीक है। करें आंध्र के पठार के अंतर्गत रायलसीमा का पठार एवं तेलंगाना के पठार शामिल है। कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को रायलसीमा का पठार, जहां वेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्लामलाई पर्वत क्षेत्रों का विकास है, जबकि कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में स्थित पठारी क्षेत्र को तेलंगाना का पठार कहा जाता है। तेलंगाना के पठार का ऊपरी हिस्सा पठारी है तथा दक्षिणी हिस्सा उपजाऊ मैदान है। ठीक है। कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन के मध्य में कोलेरू झील अवस्थित है, जो एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि है। ठीक है। आगे है दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। दक्षिण के बारे में जो भी पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, चलिए देखते हैं। दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम एवं तमिलनाडु में स्थित पालनी पहाड़ियां भी आती हैं। डोडा बेट्टा, जिसकी हाइट कितनी है? 2637 मीटर, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उडगमंडलम यानी ऊटी नीलगिरी में ही अवस्थित है। अन्नामलाई पर्वत की चोटी अनाईमुड़ी, जो कि 2695 मीटर ऊंची है, प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि कार्डेमम पहाड़ी प्रायद्वीपीय भारत तथा दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है। यानी कि जो कार्डेमम पहाड़ियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की क्या है? सबसे दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है एवं यह केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। कार्डेमम की पहाड़ियां कन्याकुमारी से सटी हुई हैं। आगे है नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच पालघाट दर्रा है। अगर पालघाट पूछा जाएगा तो किसके बीच में है? नीलगिरी और अन्नामलाई, जो पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है, जबकि अन्नामलाई और कार्डेमम के बीच सेनकुट्टा दर्रा है, जो तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाई कनाल पालनी पहाड़ियों में ही स्थित है। ठीक है। केरल के नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित शांत घाटी साइलेंट वैली सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। आगे है नीलगिरी पर्वत श्रेणी का है केरल और तमिलनाडु में, अन्नामलाई केरल तमिलनाडु में, कार्डेमम केरल और तमिलनाडु में। अभी मैं आपको दिखा दूंगा मैप में। पालनी हिल्स आपको देखने को मिलेंगी तमिलनाडु में, शेवराय तमिलनाडु में, जावादी तमिलनाडु में, पालकोंडा आंध्र प्रदेश में, वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश में, नल्लामलाई कहाँ मिलेंगे आपको? आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। चलिए अब थोड़ा सा आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ इनकी सारी चीज़ें। तो ये अगर आप यहाँ पे जूम करेंगे तो ये हो गया आपकी डोडा बेट्टा, ये नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये पालघाट दर्रा है, ये देखिए अन्नामलाई पहाड़ियाँ इस तरह से यहाँ पे हैं, और ये इसके नीचे क्या है? देखिए इधर ये अन्नामलाई पहाड़ी, ये नीलगिरी, और ये कौन सी है? कार्डेमम। यहाँ पे सेनकुट्टा दर्रा है, यहाँ पे पालघाट दर्रा है, और इधर आपकी चली जाती है पालनी हिल्स। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये देखिए सेवराय हिल्स, एक मिनट, ये देखिए सेवराय हिल्स, ये देखिए जवादी हिल्स। ठीक है। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखिए यहाँ पे पालकोंडा। ठीक है। यहाँ पे मिल जाएगा आपको पर्वत श्रेणी।
आप देख लीजिए सारे के सारे पठार वगैरह आपने एक बार पढ़ लिए हैं। अब इसको मैप आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। ठीक है, चलिए अब फिर से हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने जो है पठार नीचे का लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग घाट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। चलिए, कह रहा है कि पश्चिमी घाट का विस्तार अरब सागर तट के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। ठीक है, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई लगभग 900 से 1600 मीटर है। महाबलेश्वरम, कलसुबाई, हरिश्चंद्र आदि यहाँ की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। किसकी? सह्याद्री की। यह उत्तर में तापी नदी के मुहाने, आपको मैं तापी नदी और ये नदियाँ एक बार दिखा देता हूँ फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो ये देखिए, ये यहाँ पे आपकी नर्मदा नदी है। ठीक है, ये आपकी नर्मदा नदी है और ये तापी नदी है। ठीक है, ये तापी नदी है। इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, वो क्या है? तापी नदी के साउथ में। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि इसके उत्तर में तापी नदी के मुहाने महाराष्ट्र गुजरात की सीमा से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। कह रहा है यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर देखोगे तो ये क्या है? पर्वत श्रेणी वास्तव में तो नहीं है। इसका निर्माण प्रायद्वीपीय भारत के गोंडवाना के विभजन से निर्मित कगार तथा स्थल के एक खंड के अरब सागर में अवसंवलन के कारण हुआ है। यानी कि एक हिस्सा इसका समझ लो कि अरब सागर में दब गया। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ी नुमा है। यानी कि अगर ये है इस तरह से मान लो, तो इधर की जो ढाल है ये खड़ी हुई है और इधर की जो है ये क्या है? मंद एवं सीढ़ी नुमा है। करा है महाबलेश्वर के पास ही गोदावरी, भीमा और कृष्णा आदि नदियों का उद्गम स्थान है। यहाँ की नदियाँ अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगर एस्चुरी ना समझ में आ रहा हो तो बता देना, मैं आगे समझा दूंगा। ठीक है, अगले वीडियो में। प्रायद्वीपीय पठार या फिर प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में अगर बात किया जाए तो थाल घाट जो दर्रा है ये महाराष्ट्र में मिलेगा। मुंबई को नासिक, नागपुर और कलकत्ता से जोड़ता है। भोर घाट जो दर्रा होगा महाराष्ट्र में मिलेगा, मुंबई को थाने और पुणे और चेन्नई से जोड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं पाल घाट दर्रा केरल में देखने को मिलेगा। ये क्या है? पलक्कड़, कोयम्बटूर को जोड़ता है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में देखने को मिलता है। सेनकोट्टा दर्रा केरल में मिलता है जो तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रृंखला को विश्व में सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता वाली श्रेणी में रखा गया है। यूनेस्को ने इसे 2012 में इस श्रेणी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। चलिए, उत्तर से दक्षिण की ओर कुछ इसमें महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हमको देख ले। नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची यानी कार्डेमम पहाड़ी, अभी हमने सारी की सारी देख ली है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे पूर्वी घाट के बारे में बात की गई। भारत का पूर्वी घाट एक असतत श्रृंखला के रूप में ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक विस्तृत है। ठीक है, पूर्वी घाट के बारे में बात की जा रही है। ये जो था, इधर पश्चिमी घाट था और इधर ये पूर्वी घाट। ठीक है, तेरा असतत है, मतलब कि टूटा हुआ है बीच बीच में। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी तथा पलार आदि नदियों द्वारा विच्छेदित होकर एवं अत्यधिक अपरदन के कारण पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है। ठीक है, पूर्वी घाट के मध्य में दो समानांतर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से पूर्वी पहाड़ियों को वेलिकोंडा श्रेणी और पश्चिमी पहाड़ियों को पालकोंडा श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि पूर्वी घाट में कटीले शिखर, तीव्र ढाल सहित अत्यधिक विषम एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों का निर्माण हुआ है, जिसे जवादी, शेवरा आदि पहाड़ियों के रूप में देखा जा सकता है, जो अंत में नीलगिरी से मिल जाती हैं। ठीक है, पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों का क्रम जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो उत्तर से दक्षिण दिया हुआ है। आंध्र प्रदेश में सबसे ऊपर नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी और शेषाचलम। तमिलनाडु में जवादी, शेवराय, पंचमलाई और सिरुमलाई। आप लोग इनको एक बार देखिएगा ध्यान से। अगर मैप में अगर देखना हो तो मैं भी मैपिंग करवा दूंगा इनकी। चलिए, ये हो गया आपका पठारी क्षेत्र कंप्लीट हो गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? तटीय मैदान, और क्या पढ़ेंगे साथ में? द्वीप के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो अगर कोस्टल प्लेन की बात करेंगे तो ये जैसे कि हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, और अगर मैं बनाना चाहूँ, ये मान लीजिए क्या है, इस तरह से अगर
मान लीजिए कि ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, और ये क्या है, हमारा पश्चिमी घाट है, और ये इस तरह से पूर्वी घाट है। तो इधर हो गया समुद्र, है ना, इधर सागर है, अरब सागर, और इधर बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर, इसके बीच की ये जो जगह है, यानी कि समुद्र शुरू होने से पहले और पश्चिमी घाट के बीच की जो जगह है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोस्टल प्लेन बोलेंगे, तटीय मैदान बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तटीय मैदान बोलते हैं। चलिए, तो तटीय मैदान के बारे में बात किया जाएगा। भारत के तटीय मैदान का विस्तार प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट तथा समुद्र तट के मध्य हुआ है। इसका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन व निक्षेपण तथा पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। भारत के तटीय मैदान को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। चलिए, अगर पश्चिमी तटीय मैदान की बात किया जाएगा तो इसकी औसत चौड़ाई कितनी है, 64 किलोमीटर मिलेगी। गुजरात के सूरत से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है, ठीक है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में मिलता है। आगे बात किया जाएगा, पश्चिम तटीय मैदान को पुनः 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला कौन से, गुजरात का मैदान, कोंकण तट का मैदान, कन्नड़ का मैदान और मालाबार का मैदान। अगर गुजरात के मैदान की बात किया जाएगा, गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र है, इसे कच्छ और काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहते हैं। कोंकण का मैदान की बात किया जाए, दमन व महाराष्ट्र से गोवा के बीच के स्थान को बोलेंगे। कन्नड़ के मैदान को गोवा से बेंगलुरु के बीच का, मंगलूर के बीच का। मालाबार का मैदान जो होगा मंगलूर तथा कन्याकुमारी के बीच का, ठीक है। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात के में सबसे चौड़ा है, ठीक है। बात किया जाएगा पश्चिम तटीय मैदान की, तो ये सबसे चौड़ा यहाँ पे मिलेगा देखने को, इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चौड़ा, ठीक है। और दक्षिण की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, लेकिन केरल में पुनः चौड़ा हो जाता है। कोंकण के तटीय मैदान पर साल, सागवन आदि के वनों की अधिकता है। कन्नड़ के तटीय मैदान का निर्माण प्राचीन रूपांतरित चट्टानों से हुआ है, जिस पर गरम मसालों, सुपारी, नारियल आदि की कृषि की जाती है, ठीक है। मालाबार के तटीय मैदानों में कयाल या लैगून पाए जाते हैं, जिनका प्रयोग मछली पकड़ने, अंतर्देशीय जल परिवहन के साथ साथ पर्यटन स्थलों के रूप में किया जाता है। केरल में पुन्नामदा कयाल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली यानी नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें पुन्नामदा कयाल में जो है इसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। पश्चिम तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं, और यह अधिक कटाफटा होने के कारण पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां हैं प्रदान करता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पूर्वी तटों के बारे में बात करेंगे। चलिए, पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। इसका विस्तार स्वर्णरेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। पूर्वी तटीय मैदान या घाट को 3 भागों में बांटा जा सकता है। उत्कल तट, उत्तरी सरकार का तट, कोरोमंडल का तट। जो उत्कल का तट है ये स्वर्णरेखा नदी से महानदी के बीच में ओडिशा में फैला हुआ है। उत्तरी सरकार की बात करेंगे, महानदी से लेकर कृष्णा नदी, ओडिशा और आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। गोदावरी तट की बात करेंगे, कोरोमंडल तट की बात करेंगे तो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी के बीच आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में चिकनी मिट्टी की प्रधानता के कारण चावल की खेती अधिक की जाती है। पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टा में कोलेरू झील पाई जाती है, ठीक है। चिल्का व पुलिकट लैगून झीलें भी पूर्वी तटीय मैदान में स्थित हैं। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान की नदियां अपने मुहाने पर एस्चुरी व न बनाकर डेल्टा बनाती हैं। पूर्वी तटीय मैदान पर उत्तर से दक्षिण स्थित प्रमुख डेल्टा निम्नलिखित हैं। महानदी का डेल्टा ओडिशा में स्थित है, गोदावरी का डेल्टा आंध्र प्रदेश में, कृष्णा का डेल्टा आंध्र प्रदेश में, और कावेरी डेल्टा कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। तो ये हो गया आपका पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में बात हो गई है।
तो हम लोगों ने पठार और तटीय मैदान पढ़ लिए हैं। आगे हमको पढ़ना है द्वीप समूह। ठीक है, चलिए देखते हैं द्वीप समूह। तो अगर आइसलैंड ऑफ इंडिया की बात किया जाएगा, आइलैंड जो है भारत में, तो भारत के द्वीप समूह जो है 2 भागों में बांटे जा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 भाग हैं देख सकते हैं यहाँ पे। एक तो पहला द्वीप समूह, ठीक है, दूसरा द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान और निकोबार को और लक्षद्वीप को एक द्वीप समूह में, और जो छोटे अन्य द्वीप समूह हैं जैसे श्रीहरिकोटा हो गया, पम्बन द्वीप हो गया, न्यू मोल द्वीप हो गया, अब्दुल कलाम द्वीप हो गया, फिर व्हीलर द्वीप इसको बोलते हैं, माजुली द्वीप हो गया जो नदी द्वीप है। ठीक है, तो आगे हम अभी कवर करते हैं जिनमें से हम लोग कंप्लीट ये जो द्वीप हैं इनको पढ़ेंगे। चलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। यह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। मुख्यतः यह द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भाग हैं। कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से भी जुड़ी है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। आगे है कि अंडमान निम्नलिखित द्वीपों का समूह उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, आगे बात किया जाएगा, कह रहा है कि इस द्वीप समूह की मुख्य चोटी में सैडल पीक, उत्तरी अंडमान लगभग यानी कि किस पे अवस्थित है ये सैडल पीक, तो उत्तरी अंडमान में, माउंट डिओवली जो मध्य अंडमान में है, माउंट कोयोबो जो कि दक्षिणी अंडमान में लगभग 460 मीटर की है, और माउंट थ्रिलर जो है ग्रेट निकोबार में शामिल है। ठीक है, आगे कह रहा है अंडमान और निकोबार की राजधानी अंडमान द्वीप पर स्थित है। यहीं पर प्रसिद्ध सेलुलर जेल है किस पे, अंडमान द्वीप पे। आगे है कोको स्ट्रेट, अंडमान उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है जो कि अंडमान को म्यांमार से के कोको द्वीप समूह से अलग करती है। यानी कि कोको स्ट्रेट जो है वो क्या है, कोको द्वीप और अंडमान जो द्वीप है उसके बीच में है। ठीक है, दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास पाया जाता है। अगर बात किया जाए कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, तो उसके बीच में मिलेगा आपको डंकन पास देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे है मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन द्वीप स्थित है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, निकोबार भी कई द्वीपों का समूह है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। ग्रेट निकोबार द्वीप भौगोलिक रूप से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के सबसे निकट अवस्थित भारतीय क्षेत्र है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। 2004 में सुनामी के कारण यह जल में डूब गया है। इंदिरा पॉइंट का नाम पिग्मेलियन पॉइंट भी है। ठीक है, आगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में अवस्थित है, तथा माउंट थूलियर अंडमान एवं निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। आगे कह रहा है यहाँ जारवा, शाम्पेन, सेंटलीज आदि प्रमुख जनजातियों के लोग आज भी अपने आदम स्थिति में जीवन यापन करते हैं। ठीक है, वर्ष 2014 की 16वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार शाम्पेन जनजाति ने मतदान किया था। दिसंबर 2018 में रॉस द्वीप, नील द्वीप व हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्रमशः नेताजी सुभाष चंद्र बोस शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप कर दिया गया था। किसका, रॉस द्वीप का क्या कर दिया गया, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे, नील द्वीप का शहीद द्वीप के नाम से, और हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से। आगे कह रहा है लक्षद्वीप के बारे में आगे जानकारी लेनी। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है जहां द्वीपों की संख्या कुल 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद है। कवारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है जो 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो ये देखिए, आप देख लीजिएगा, ये अंडमान है और निकोबार दिए हुए हैं। ठीक है, 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है। मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, आगे कह रहा है 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। चलिए अब श्रीहरिकोटा के बारे में जानकारी ले रहे हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, आंध्र प्रदेश के तट पर। ठीक है, आगे कह रहा है इस द्वीप पर भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। श्रीहरिकोटा पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। यानी कि जैसे कि ये मान लो कि ये हो गई आंध्र प्रदेश की बॉर्डर, ये हो गई पुलिकट झील, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, इस वाले इलाके में आपको मिलेगा श्रीहरिकोटा द्वीप।
ठीक है, यही बात आगे लिखी हुई है। आगे है पंबन द्वीप। जो पंबन द्वीप है यह आदम ब्रिज अथवा राम सेतु का ही भाग है तथा भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है, या मन्नार खाड़ी में अवस्थित है। न्यू मोर द्वीप की बात किया जाएगा तो यह बंगाल की खाड़ी में भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है, जिसके कारण इस पर अधिकार को लेकर दोनों देशों के बीच उठे विवाद के चलते इसे दोनों देशों के बीच बांटा गया है। भारत के हिस्से में आए इस द्वीप का अधिकांश भाग जलमग्न अवस्था में है। ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप की बात किया जाए तो ओडिशा के सागर तट पर अवस्थित है। राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप था। इसका प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करता है। ठीक है, आगे है माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप के बारे में देखा जाए, माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो नदी के द्वारा बनाया गया है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी में के मध्य बसा हुआ है। यह अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जनसंख्या सघन है। ठीक है, माजुली को असम का 33वां जिला घोषित किया गया है। इसके साथ ही देश का पहला नदी द्वीपी जिला है। ठीक है, आगे है अन्य संबंधित तथ्य। कच्छ की खाड़ी अलग करती है। कच्छ की खाड़ी जो है वो कच्छ तथा काठियावाड़ प्रायद्वीप को अलग करती है। खंबात की खाड़ी जो है काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात की मुख्य भूमि से अलग करती है। नर्मदा तथा तापी नदियों के मुहाने पर अवस्थित द्वीप क्रमशः आलिया बेट और खलिया बेट हैं। आगे कह रहा है वेलिंगटन द्वीप जो है कोच्चि शहर केरल का भाग है। ठीक है, भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी उड़ीसा, कुछ अन्य स्रोतों में जिंदागढ़ा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आगे कह रहा है गड़जात की पहाड़ियां उड़ीसा में स्थित है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई। भारत के हिमालयी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तरांचल या फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम एवं पश्चिम बंगाल हिमालयी राज्य हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा चैप्टर आपका, ये जो है ख़त्म हो चुका है। इसके 2 वीडियो पीछे भी हैं तो उनको भी आप देख लीजिएगा। और आपका जो भारत की भू आकृति वाला चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगला चैप्टर जो है वो आपको मिलेगा अपवाह तंत्र वाला। तो अपवाह तंत्र वाला चैप्टर करेंगे और आप लोगों का ये लगभग इंडियन पॉलिटी में मैपिंग वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मैपिंग अलग से करनी तो भी कमेंट कर दीजिएगा, हम करवा देंगे। तो देखिएगा और उसके बाद फिर आगे हम अगला वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।